हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हमारी ये दूसरी सीरीज़, और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स MCQs पार्ट 2। यानी दोस्तों हमारा ये पार्ट 2 रहने वाला है और ये दूसरी सीरीज़ है। इससे पहले एक पूरी सीरीज़ हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पर 10 चैप्टर से रिलेटेड हमने 10 वीडियोज़ जो हैं वो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप NISM सीरीज़ 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस, इतने MCQs जो है पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे हमने एक जो है एग्जांपल सेट किया है, इस एग्जांपल से ही हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चंस और सबसे पहले एग्जांपल को। देयर आर 5 स्टॉक इज अन इंडेक्स, बेस वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज सेट टू 100 ऑन द स्टार डेट विच इज़ जनवरी 1, 1995। यहाँ पर 5 स्टॉक जो है उनकी लिस्ट दी है और यहाँ पे बेस वैल्यू जो है वो सेट की है 100। कभी भी बेस वैल्यू जो है हमेशा शुरुआत में 100 से ही सेट की जाती है, याद रखिएगा हमेशा। कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस एज ऑन 1 जनवरी 1995 को दी है। नंबर ऑफ शेयर इन यहाँ पे लैक्स में, यहाँ पे जो है लाख में यहाँ पे शेयर दे रखे हैं। टुडे स्टॉक प्राइस, इन स्टॉक प्राइस की आज की प्राइस क्या है वो यहाँ पे दी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द बेस्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन जनवरी 1, 1995 इन द गिवन एग्जांपल। दिए हुए एग्जांपल में 1 जनवरी 1995 को ये जो इंडेक्स है इसका बेस्ट वैल्यू क्या है, आधार मूल्य क्या है। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है, आपको गिवन है 100 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 100। 1 जनवरी 1995 को सूचकांक का जो बेस वैल्यू है वो 100 जो है निर्धारित किया गया था, जो मानक आधार मूल्य है जब किसी नए सूचकांक की शुरुआत की जाती है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स कैलकुलेट विद द गिवन डाटा। यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए जो डाटा हैं उनके साथ सूचकांक का नया मूल्य कैसे जो है निकाला जाता है, कैसे गणना की जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपसे पूछा है कि फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ऑप्शन बी न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्लिक ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ऑप्शन सी सम ऑफ ओल्ड प्राइस अपॉन सम ऑफ न्यू प्राइस इनटू 100। ऑप्शन डी सम ऑफ न्यू प्राइस अपॉन सम ऑफ ओल्ड प्राइस इनटू 100। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 100। यानी नई बाजार का जो कैपिटलाइजेशन मूल्य है वो, और अपॉन करेंगे हम ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू कर देंगे 100। तो क्या आ जाएगा, आपके नया मूल्य जो है वो निकल जाएगा। सूचकांक का नया मूल्य नई और पुरानी बाजार पूंजीकरण के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह बाजार में बदलाव को दिखाता है। तो समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स ऑन जनवरी 1, 1995। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 1995 को सूचकांक का पुराना बाजार पूंजीकरण क्या था। ओल्ड जो ये प्राइस है आपको दिखाई दे रही है, इसका आपको पूछा गया है ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 18,800 लाख, ऑप्शन बी 42,500 लाख, ऑप्शन सी 18,800 करोड़, ऑप्शन डी 42,500 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 18,800 लाख। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, हम इस पर थोड़ा सा जो है नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक नेम आपको दे रखे हैं, ओल्ड प्राइस आपको दे रखी है और नंबर ऑफ़ शेयर आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों ओल्ड प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ शेयर, यानी 150 का गुणा 20 से करेंगे 3,000, फिर यहाँ पे 300 का गुणा 12 से करेंगे 3600,
450 का गुणा 16 से करेंगे 7200, 100 का गुणा 30 से करेंगे 3000, 250 का गुणा 8 से करेंगे 2000। तो जब इनको जोड़ेंगे इन सभी को तो हमारा आएगा 18,800। किस में है ये लाख में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर 1 जनवरी को जो प्राइस थी उसका मल्टीप्लाई शेयर जो नंबर ऑफ शेयर है उनसे करेंगे, तो जो आएगा उनको हम जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो आंसर होगा 18,800 लाख। 1 जनवरी 1995 का सूचकांक का बाजार पूंजीकरण कितना होगा? 18,800 लाख, जो उस समय बाजार के शेयरों के मूल्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the new value of the index given the change in market capitalization from 18,800 lakhs to 42,500 lakh? आपसे पूछ रहा है कि बाजार पूंजीकरण जो है 18,800 लाख से 42,500 लाख हो जाने पर सूचकांक का नया मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 42,425, ऑप्शन बी 188, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 226.06। ये कैसे आएगा इस पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए द न्यू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स गिवन द चेंज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 18,800 लाख टू 42,500 लाख कैसे आया? तो न्यू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स कैलकुलेट विद द गिवन डाटा, इसका फॉर्मूला होगा, हमने देखा था पहले भी, न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू 100। तो न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आएगा? 42,500 अपॉन में हम करेंगे 18,800 इंटू 100। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 226.06। तो आपको ये समझ आ चुका होगा। ये कैसे आया दोस्तों? जैसे हमने ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला था वैसे ही न्यू निकलेगा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है टुडे स्टॉक प्राइस जो है 650 और शेयर इतने हैं, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनका, तो जो आएगा उनको जोड़ के तो जोड़ेंगे तो वो आता है आपका 42,500। ये हमारा न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। इसमें अपॉन करेंगे हम ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 226.06। तो बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के कारण सूचकांक का नया मूल्य 226.06 हो जाएगा। इसे पुराने और नए पूंजीकरण के अनुपात से गणना हमने की थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू? व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू? आपसे पूछ रहा है कि सूचकांक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 2 to 6.06%, ऑप्शन सी 1 to 6.06%, ऑप्शन डी 300%। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 126.06। दोस्तों 126.06 कैसे आएगा? देखिए बेस वैल्यू हमारा 100 था और हमने जो न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमने ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन से दोनों से हमने जो नया मूल्य निकाला था सूचकांक का वो हमारा आया था 226.06। तो जब हम 226.06 में से 100 को जो है वो घटा देंगे तो हमारा आएगा 126.06। ये हमारा क्या होगा? सूचकांक का नया मूल्य। मतलब इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना होगा? 126.06। 100 से कितना हो गया? 226.06। तो कितना चेंज आया? 126.06। तो ये जो क्वेश्चंस थे एक तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच पॉपुलर इंडेक्स in India were earlier designed on the market capitalization weighted method? Option A Sensex and Nifty, option B Nasdaq and Dow Jones, option C FTSE and DAX, option D Hang Seng and Nikkei। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंसेक्स एंड
निफ्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रमुख सूचकांक जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पहले बाजार पूंजीकरण वेटेड विधि का उपयोग करते थे, जहां बाजार में सभी शेयरों की कुल पूंजी का आधार लिया जाता था। तो भारत में कौन से लोकप्रिय सूचकांक पहले बाजार पूंजीकरण वेटेड विधि पर डिजाइन किए गए थे? सेंसेक्स और निफ्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स एंड अ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स? आपसे पूछ रहा है कि एक बाजार पूंजीकरण सूचकांक और एक फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण सूचकांक के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक बाजार पूंजीकरण सूचकांक और एक फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण सूचकांक के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स इंक्लूड ओनली लार्ज कैप स्टॉक वाइल फ्री फ्लोट इंक्लूड्स ऑल स्टॉक। बाजार पूंजीकरण सूचकांक में केवल बड़े शेयर शामिल होते हैं, जबकि फ्री फ्लोट सभी शेयरों को शामिल करता है। ऑप्शन बी, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स कंसिडर टोटल शेयर वाइल फ्री फ्लोट कंसिडर्स ओनली शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। बाजार पूंजीकरण सूचकांक कुल शेयरों पर विचार करता है, जबकि फ्री फ्लोट केवल व्यापार के उपलब्ध शेयरों पर विचार करता है। ऑप्शन सी, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स इज यूज्ड ग्लोबली वाइल फ्री फ्लोट इज ओनली यूज्ड इन इंडिया। बाजार पूंजीकरण सूचकांक का उपयोग वैश्विक स्तर पर होता है, जबकि फ्री फ्लोट केवल भारत में उपयोग होता है। ऑप्शन डी, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन कंपनी रेवेन्यू वाइल फ्री फ्लोट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम। बाजार पूंजीकरण सूचकांक कंपनी के राजस्व पर आधारित होता है, जबकि फ्री फ्लोट ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स कंसिडर टोटल शेयर वाइल फ्री फ्लोट कंसिडर ओनली शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। बाजार पूंजीकरण सूचकांक में सभी शेयरों को शामिल करता है, जबकि फ्री फ्लोट सूचकांक जो है केवल ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध शेयरों का मूल्य शामिल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। Why has the market started to segregate equity holding into categories like free float? आपसे पूछ रहा है कि बाजार में इक्विटी होल्डिंग्स को फ्री फ्लोट जैसी श्रेणियों में क्यों विभाजित करना शुरू किया? ऑप्शन ए, संस्था टू एक्सक्लूड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, संस्थागत निवेशकों को बाहर करने के लिए। ऑप्शन बी, टू बेटर रिप्रेजेंट व्हाट इज रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, व्यापार के लिए आसानी से उपलब्ध क्या है इसे बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स, सूचकांक की गणना को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी, टू फोकस ओनली ऑन प्रमोटर होल्डिंग, केवल प्रमोटर होल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बेटर रिप्रेजेंट व्हाट इज रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे? बाजार में केवल ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध शेयरों का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए इक्विटी होल्डिंग्स को फ्री फ्लोट में विभाजित किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच स्टेक होल्डर्स शेयर्स आर इंक्लूड इन द फ्री फ्लोट कैटेगरी? फ्री फ्लोट श्रेणी में किन हितधारकों के शेयर शामिल होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, प्रमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओनली। ऑप्शन बी, ओनली इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी, शेयर अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग। ऑप्शन डी, ऑल शेयर होल्डर इक्वली। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि फ्री फ्लोट श्रेणी में किन हितधारकों के शेयर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, शेयर अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग। व्यापार जो ट्रेडिंग के लिए तुरंत उपलब्ध शेयर हैं उनको हम फ्री फ्लोट श्रेणी में शामिल करते हैं। तो फ्री फ्लोट श्रेणी में वे शामिल होते हैं शेयर जो बाजार में तुरंत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। What is the key advantage of using a free float market capitalization index? फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण सूचकांक का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, इट इंक्लूड्स ऑल द शेयर इशू बाय द कंपनी। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट मूवमेंट बेस्ड ऑन ट्रेडेबल शेयर। ऑप्शन सी, इट ओनली फोकस्ड ऑन द शेयर हेल्ड बाय promoters. ऑप्शन डी, इट एक्सक्लूड द शेयर हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेट। दोस्तों फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण सूचकांक का मुख्य लाभ क्या है? की एडवांटेज आपसे पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे
It provides a more accurate representation of market movement based on tradable share. तो बी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। यह व्यापार योग्य शेयरों के आधार पर बाजार की चालों का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। फ्री फ्लोट सूचकांक में केवल ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध शेयर शामिल होते हैं, जिससे यह बाजार में वास्तविक चालों का अधिक सटीक चित्रण करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What led to the shift towards free float basis for stock indices globally? वैश्विक स्तर पर स्टॉक सूचकांकों के लिए फ्री फ्लोट आधार की ओर बदलाव का कारण क्या था? वैश्विक स्तर पर स्टॉक सूचकांकों के लिए फ्री फ्लोट आधार की बदलाव का कारण क्या था? ऑप्शन ए, द नीड टू इंक्लूड ऑल शेयर होल्डर्स। ऑप्शन बी, द नेसेसिटी टू एक्सक्लूड नॉन ट्रेडेबल शेयर्स फ्रॉम द इंडेक्स calculation. Option C, the requirement to base indexes on company revenues. Option D, the inclusion of all issued share regardless of trading स्टेटस। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वैश्विक स्तर पर स्टॉक सूचकांकों के लिए फ्री फ्लोट आधार की ओर बदलाव का क्या कारण था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सूचकांक गणना से गैर व्यापार योग्य शेयरों को बाहर करने की आवश्यकता, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, फ्री फ्लोट पद्धति का उपयोग करने का कारण यह था कि गैर व्यापार योग्य शेयरों को सूचकांक से बाहर रखा जा सके, ताकि केवल वास्तविक ट्रेडिंग वाले शेयरों पर ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। इन अ प्राइस वेटेड इंडेक्स विच टाइप ऑफ स्टॉक विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस? एक प्राइस वेटेड इंडेक्स में किस प्रकार के शेयर का अधिक प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, स्टॉक विथ अ हायर नंबर ऑफ शेयर। ऑप्शन बी, स्टॉक विथ अ हायर प्राइस। ऑप्शन सी, स्टॉक विथ अ हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम। ऑप्शन डी, स्टॉक विथ अ हायर डिविडेंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक विथ अ हायर प्राइस। मूल्य भारित सूचकांक में उच्च मूल्य वाले शेयर का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि सूचकांकों को शेयरों की कीमत के आधार पर वेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए, अब यहाँ पर प्राइस वेटेड इंडेक्स के हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जो इस आपके इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको दिया है, लेट अस टेक द सेम डाटा एज अबाउ फॉर कैलकुलेशन प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो ये पहले वाला डाटा ही है यहाँ पर एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है आपसे? यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्स ऑन जनवरी 1, 1995? दिए गए डेटा के उपयोग करके 1 जनवरी 1995 को मूल्य भारित सूचकांक का मूल्य क्या था? ऑप्शन ए 510, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 1250। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 250। दोस्तों ये 250 कैसे आएगा? देखिए, हम निकालेंगे इसको। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स इज फॉलो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक इंक्लूडेड इन इंडेक्स, सम ऑफ द प्राइसेज ऑफ ऑल स्टॉक इंक्लूडेड इन इंडेक्स। जो भी इंडेक्स में स्टॉक इंक्लूड है वो अपॉन में हम करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक इन इंडेक्स। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक इन इंडेक्स तो 5 है, और 5 की प्राइस क्या है उनको हम यहाँ पे जोड़ के इसका डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 150, 300, 450, 100, 250 को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 250। तो हमारा सही उत्तर होगा 250। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the current value of the price weighted index using the provided data? यहाँ पे पूछा गया है कि आपको दिए गए डाटा का उपयोग करके मूल्य भारित सूचकांक का वर्तमान मूल्य क्या है वो निकालना है। ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 510, ऑप्शन डी 250। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 510। वर्तमान में सूचकांक का मूल्य 510 है, जो पिछले और नए शेयर मूल्यों की गणना के आधार पर है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 650 नए जो यहाँ पे दे रखा है स्टॉक टुडे स्टॉक प्राइस, इनको जोड़ा 650, 450, 600, 350, 500 और डिवाइड कर दिया 5 का, तो 510 आ गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो वर्तमान में सूचकांक का मूल्य क्या होगा? 510। तो सिंपल सा है, यहाँ पे सम करना है इनका और डिवाइड करना है कितने स्टॉक है उनका, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
विच स्टॉक शोड द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम जनवरी 1, 1995 टू करंट डेट। 1 जनवरी 1995 से वर्तमान तिथि तक किस स्टॉक ने मूल्य में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दिखाया? ऑप्शन ए एजेड, ऑप्शन बी BY, ऑप्शन सी DW, ऑप्शन डी EU। तो देखिए परसेंटेज चेंज किस में आया है, तो हम इसको जो है वो एजेड जो इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज किस में दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें एजेड में दिख रहा है। 333.33% जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आप देखिए एजेड का ही सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच पॉपुलर इंडेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से लोकप्रिय सूचकांक मूल्य भारित सूचकांकों के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए S&P 500 एंड नेस्डेक कंपोसाइट, ऑप्शन बी FTSE 100 एंड DAX, ऑप्शन सी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निक्काई 225, ऑप्शन डी S&P 100 एंड निफ्टी 50। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निक्काई 225। मूल्य भारित सूचकांक प्राइस वेटेड इंडेक्स में उन शेयरों का अधिक प्रभाव होता है जिनकी कीमत अधिक होती है। डाउ जोन्स और निक्काई 225 इस पद्धति का उपयोग करते हैं जहां उच्च मूल्य वाले शेयरों का अधिक प्रभाव होता है। चलते हैं हमारे, इसका उत्तर होगा सी। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज अ फंड मैनेजर नीड टू डू टू मेंटेन इक्वल वेट इन अनइक्वल वेटेड इंडेक्स। एक फंड मैनेजर को एक समान भारित सूचकांक में समान भार बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। एक फंड मैनेजर को एक समान भारित सूचकांक में समान भार बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ए बाय स्टॉक दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस एंड सेल दस दैट हैव डिक्रीज। उन शेयरों को खरीदे जिनकी कीमतें बढ़ी है और बेचे जिनकी कीमतें गिरी है। ऑप्शन बी सेल स्टॉक दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस एंड बाय दस दैट हैव डिक्रीज। उन शेयरों को बेचे जिनकी कीमत बढ़ी है और खरीदे जिनकी कीमत गिरी है। ऑप्शन सी ओनली बाय स्टॉक दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस, केवल उन शेयरों को खरीदे जिनकी कीमत बढ़ी है। ऑप्शन डी ओनली सेल्स दैट हैव डिक्रीज इन प्राइस, केवल उन शेयरों को बेचे जिनकी कीमतें गिरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उन शेयरों को बेचे जिनकी कीमत बढ़ी है और खरीदे जिनकी कीमत गिरी है। समान भारित सूचकांक में सभी शेयरों को एक समान जो है वेट दिया होता है। यदि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, इसलिए फंड मैनेजर को उसे बेचना होगा और उस स्टॉक को खरीदना होगा जिसकी कीमत गिरी है, ताकि जो है वेट जो है वो है आपका इक्वल रह सके या संतुलित रह सके। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। और हम अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वल वेटेड इंडेक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटिंग ऑफ अनइक्वल वेटेड इंडेक्स। स्टॉक नेम PQRS, प्राइस 1 जनवरी 1, 1995 को ये प्राइस थी। क्वांटिटी इनकी ये थी। वैल्यू एज जनवरी 1 इनकी वैल्यू ये हो गई। वेट ऑन जनवरी 1, 1995 इनका वेट ये है। करंट प्राइस इनकी ये है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, ऑन जनवरी 1, 1995 व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्टॉक इन द इक्वल वेटेड इंडेक्स। 1 जनवरी 1995 को समान भारित सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक का भार क्या था। तो देखिए प्रत्येक स्टॉक का जो भार है, वेट क्या है, यहाँ पे सभी का आपको सेम दिखाई दे रहा है 0.25। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.25। समान भारित सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक को जो है वो समान रूप से भार दिया जाता है। यदि सूचकांक में 4 स्टॉक है तो प्रत्येक का भाग क्या हो जाएगा 0.25 यानी 25%। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इफ द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द इंडेक्स चेंज फ्रॉम 1,20,000 से 1,46,000। यहाँ पे पूछ रहा है यदि सूचकांक में स्टॉक का वर्तमान मूल्य 1,20,000 से बढ़कर 1,46,000 हो जाता है तो व्हाट इज द न्यू इंडेक्स वैल्यू इफ द ओल्ड इंडेक्स वैल्यू वाज 100। तो पुराने सूचकांक मूल्य 100 होने पर नया सूचकांक मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 121.67, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 120। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 121.67 जो है इसका सही उत्तर होगा। ये कैसे आएगा दोस्तों, तो देखते हैं इसको कैसे निकलेगा।
1,46,000 अपॉन हम करेंगे 1,20,000, तो करंट वैल्यू में जो है हम डिवाइड करेंगे जो 1 जनवरी को वैल्यू थी उसको और इनटू कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 121.67। तो यानी 20 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यह क्या दर्शाता है कि सूचकांक का मूल्य लगभग कितना गुना बढ़ गया, 21.67 बढ़ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम जनवरी 1 1995 टू द करंट डेट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1995 से लेकर वर्तमान तारीख तक सूचकांक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो देखिए अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर इसके 19 क्वेश्चन में देखा था, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 21.67 होगा। सूचकांक का मूल्य 100 से 121.67 हो गया, जिसका मतलब है कि मूल्य में 21.67% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको दे रखा है, कैसे निकला वो भी दे रखा है, प्राइस चेंज। इस तरीके से आप प्राइस चेंज निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 21.67। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टॉक हैव अ वेट ग्रेटर देन 25% आफ्टर द प्राइस चेंज। ये पूछ रहा है कि कौन से स्टॉक का भार जो है, वेट जो है, कीमत बदलने के बाद 25% से अधिक हो गया। तो स्टॉक पी और क्यू का, ऑप्शन बी स्टॉक क्यू एंड एस का, स्टॉक पी एंड आर का, स्टॉक आर एंड एस का। तो देखिए कीमत बदलने के बाद स्टॉक पी और आर जो है उनका भार देखो आप 25 से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पी और आर का 25 से, यानी 25% से बता रहा हूँ मैं, 25% से ज़्यादा हो जाता है, यानी इसका सही उत्तर कहीं ना कहीं पी एंड आर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टॉक पी एंड आर जो है उनका 25% से बाहर अधिक हो जाता है और यह दर्शाता है कि उनकी कीमतें अन्य स्टॉक के मुकाबले अधिक बड़ी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्यू एंड क्यू इन द इंडेक्स। सूचकांक में स्टॉक क्यू का वर्तमान मूल्य क्या है। सूचकांक में, इंडेक्स में स्टॉक क्यू का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आप टेबल देख के बता सकते हैं। क्यू का जो वर्तमान मूल्य है वो क्या होगा, देखिए क्यू का वर्तमान मूल्य, करंट वैल्यू, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 26,000, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 26,000। स्टॉक क्यू का वर्तमान मूल्य जो डाटा दिया है उसके आधार पर 26,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ पर्सन बाय 100 शेयर एट RS 4.50 and sells them immediately of RS 4 rupees, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पे आपसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट पूछी है कि लागत क्या होगी, लेन देन लागत क्या होगी। यदि कोई व्यक्ति 100 शेयर जो है 4.50 पर खरीदता है और सेल्स करता है उन्हें 4 पे, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी। ऑप्शन ए 4.50, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। तो देखिए ट्रांजेक्शन कौन होगी 50 रुपीज़। कैसे आएगी, देखिए फिर से देखते कैसे आएगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे। तो यदि हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखें तो यहाँ पे 100 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4.50 से, 4.50 से, तो आपका आएगा 450, और आपने जो सेल किया है वो आपने 4 पे किया है, यानी आपका यहाँ पे 400 रुपये में आपने सेल कर दिया। तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी होती है, यहाँ पे 50 रुपीज़ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी बनेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाउ इज इम्पैक्ट कॉस्ट, हाउ इज इम्पैक्ट कॉस्ट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज इम्पैक्ट कॉस्ट डिफाइंड। इम्पैक्ट कॉस्ट को कैसे परिभाषित किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द बायर एंड सेल प्राइस, खरीद और बिक्री कीमतों के बीच का अंतर। ऑप्शन बी द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर स्मॉल ट्रेड, छोटे ट्रेड्स की लेन देन लागत। ऑप्शन सी द परसेंटेज डिग्रेडेशंस एक्सपीरियंस्ड, वाइस वर्सा द आइडल प्राइस व्हेन शेयर आर बॉट और सोल्ड। ऑप्शन डी द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग लार्ज ऑर्डर। तो दोस्तों इम्पैक्ट कॉस्ट जो हम कैसे परिभाषित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। द परसेंटेज डिग्रेडेशंस एक्सपीरियंस्ड द आइडियल प्राइस व्हेन शेयर आर बॉट और सोल्ड। ये कह रहा है कि शेयर खरीदने या बेचने पर आदर्श कीमत के मुकाबले हुए
प्रतिशत क्षरण यानी एक प्रभाव लागत वह अंतर है जो आदर्श कीमत और वास्तविक कीमत के बीच होता है जब शेयर बड़ी मात्रा में खरीदे या बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन अन इनफिनिटली लिक्विड मार्केट व्हाट वुड बी पॉसिबल रिगार्डिंग लार्ज ट्रांजेक्शन। एक असीमित तरलता वाले बाजार में बड़े लेन देन के बारे में क्या संभव होगा। ऑप्शन ए, एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शन एट प्राइस वेरी क्लोज टू द आइडियल प्राइस। बड़े लेन देन को आदर्श कीमत के बहुत करीब कीमतों पर निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शन एट हायर देन आइडियल प्राइस। बड़े लेन देन को आदर्श कीमत से अधिक कीमतों पर निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शन एट लोअर देन आइडियल प्राइजेज, यानी बड़े लेन देन को आदर्श कीमत से कम कीमतों पर निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शन विदाउट एनी कॉस्ट। बड़े लेन देन को बिना किसी लागत के निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इसका, एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शन एट प्राइसेस वेरी क्लोज टू द आइडियल प्राइस। बड़े लेन देन को आदर्श कीमत के बहुत करीब कीमतों पर निष्पादित किया जा सकता है। एक अत्यधिक तरल बाजार में बड़ी मात्रा में लेन देन आदर्श कीमतों के करीब संपन्न हो सकते हैं क्योंकि बाजार में पर्याप्त जो है तरलता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच कमिटी इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डिसीजन ऑफ इंक्लूजन और रिमूवल ऑफ अ सिक्योरिटीज फ्रॉम द इंडेक्स। आमतौर पर किस समिति को सूचकांक में किसी प्रतिभूति को शामिल या हटाने के अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कमेटी। ऑप्शन बी, ट्रेडिंग कमेटी। ऑप्शन सी, मार्केट कमेटी। ऑप्शन डी, इंडेक्स कमेटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स कमेटी। सूचकांक जिसको हम कमेटी कहते हैं वो जो है वो डिसाइड करती है कि किसी विशेष स्टॉक को सूचकांक में शामिल या हटाया जाए तो सूचकांक के सुधार और अंतन के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है वो सब काम कौन करेगा, इंडेक्स कमेटी जो है ये काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एन इंडेक्स। सूचकांकों में विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशंस का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग रिस्क। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग रिस्क। ऑप्शन सी, एलिमिनेटिंग रिस्क एंटायरली। ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग रिस्क। विविधीकरण यहाँ पे देखिए जोखिम को कम करना। तो बाजार में डाइवर्सिफिकेशन जो इसीलिए किया जाता है कि ताकि जो इंडेक्स में विभिन्न स्टॉक शामिल होते हैं जिससे जो जोखिम जो होता है वो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि एक ही प्रकार के स्टॉक पर निर्भरता कम होती है। तो किसी अगर सेक्टर में अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो उससे इंडेक्स पर इतना जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह ध्यान रखना आपको। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट ट्रिगर्स एन इंडेक्स मेंटेनेंस इश्यू। सूचकांक रख रखाव के मुद्दों को क्या ट्रिगर करता है। ऑप्शन ए, बाजार प्रतिभागियों की रुचि में बदलाव। ऑप्शन बी, एक नई सूचकांक गणना पद्धति की शुरुआत। ऑप्शन सी, स्टॉक स्प्लिट और शेयर जारी करने जैसे कॉरपोरेट कार्य। और ऑप्शन डी, सूचकांकों में स्टॉक की संख्या में कमी। सूचकांक रख रखाव के मुद्दों को क्या ट्रिगर करता है। शिफ्ट इन द इंटरेस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट। ऑप्शन बी, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोलॉजी। ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट एक्शन सच एज स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर issuance. ऑप्शन डी, द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टॉक इन द इंडेक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट एक्शन सच एज स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर इश्योरेंस। स्टॉक स्प्लिट और शेयर जारी करने जैसे कॉर्पोरेट कार्य जो है वो ये इसके अंदर आएंगे। तो जब कंपनियां स्टॉक स्प्लिट, बोनस या नए शेयर जारी करती है तो सूचकांक की गणना में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसे सूचकांक रख रखाव कहा जाता है, यानी इंडेक्स मेंटेनेंस इशू इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द गोल ऑफ इंडेक्स रिवीजन। सूचकांक संशोधन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, टू मेंटेन द सेम सेट ऑफ स्टॉक इन द इंडेक्स। ऑप्शन बी, टू इंश्योर the index capture the most vibrant lot of security in the market. Option C, to increase the number of stock in the index. Option D, to decrease the risk associated with the index. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, to ensure the index capture the most vibrant lot of security in the market, यानी यह सुनिश्चित करता है कि सूचकांक बाजार में सबसे गतिशील प्रतिभूतियों को
पकड़ता है, यानी सूचकांक संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि सूचकांक में हमेशा उन स्टॉक को प्रतिनिधित्व हो जो बाजार में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। यहाँ पे पूछा है कि सूचकांक निर्माण प्रबंधकों की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए द सेलेक्ट द फाइनल स्टॉक फॉर द इंडेक्स, वे सूचकांक के लिए अंतिम स्टॉक का चयन करते हैं। ऑप्शन बी दे ले डाउन द प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर फॉर स्टॉक सिलेक्शन। ऑप्शन सी दे एडजस्ट द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शन, दे रिवाइज द इंडेक्स कंपोजिशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द ले डाउन द प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर फॉर स्टॉक सिलेक्शन। ये जो है डिसाइड कौन करता है, आपके इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इनका जो है वो रोल होता है कि वे स्टॉक चयन के लिए पूर्व निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक पैरामीटर जो है वो सेट करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स और चैप्टर 2 के MCQs पार्ट 2 है, यानी ये हमारी दूसरी सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम आपको आसानी से क्रैक करना है, SI NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन, तो इससे अच्छे आपके वीडियो, इससे ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर कोई और तैयारी कर रहे हैं उनको। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड और भी आप कंटेंट चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें जो है ज़रूर कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।